चलो, लास्ट लेक्चर जो मैंने कंप्लीट किया था दैट इज रिलेटेड टू चेक पॉइंट्स। कितने चेक पॉइंट्स होते हैं एक सेल साइकिल में? 3। लोकेशन, एक एक करके बोलो। फर्स्ट चेक पॉइंट G1 एंड S। सेकेंड चेक पॉइंट, थर्ड मेटाफेज मतलब माइटोटिक में। तो इंटरफेज में कितने हुए? 2। और मेटाफेज में 1। ठीक है, उसी सेट पॉइंट से रिलेटेड कुछ बाउंसर क्वेश्चन जो बनते हैं उनको नोट डाउन कर लोगे, और ये सब नोट्स में होना चाहिए सभी के। CDK and cycline complex perform a common biochemical reaction called phosphorylation। अब ये अपने आप में एक पूरा रिसर्च का फिनोमिना है, नहीं बता सकते यहाँ पे बहुत ज्यादा, जस्ट नोट इट डाउन। फॉस्फोराइलेशन करके वो या तो एक्टिवेट या तो इनएक्टिवेट कर सकते हैं। वहां पे जो उनको कंट्रोल करना है, उस कंट्रोल में वो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट को ऐड कर। ठीक है, तो फॉस्फेट ऐड करने से हमें पता है कि मेन कंपोनेंट जो प्रोटीन का है दैट इज COHSN, मतलब N पहले आ जाएगा यहाँ। ठीक है, COHNS ये मेन कंपोनेंट है प्रोटीन के। तो फॉस्फेट मेन कंपोनेंट में नहीं आता है, लेकिन जस्ट अगर किसी एंजाइम की एक्टिविटी फॉस्फोराइलेशन से है तो उसको फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा, तो उस एंजाइम में फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो फॉस्फोराइलेशन से उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। अब नाउ डिमांड ये है कि इनएक्टिव करना है, तो उस केस में भी फॉस्फेट उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन करके हम उस पर्टिकुलर एंजाइम को, प्रोटीन को, स्ट्रक्चर को इनएक्टिव कर रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चा? इनएक्टिव कर, इनएक्टिवेट कर। तो दोनों ही प्रोसेस में हमने एक कॉमन प्रोसेस यूज किया, फॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर? एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स परफॉर्म अ कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन। एक कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे वो या तो एक्टिव कर देंगे या तो इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप ब्रॉडली उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ, कहाँ तक? जिसको भी चेक कर रहे हैं एंजाइम्स कोई प्रॉपर सिक्रीट हुआ या नहीं, या सिंथेसिस का फेज प्रॉपर हुआ या नहीं, तो उसको डिग्रेड करना है, तो वहां पे वो मेथोडोलॉजी जो यूज करेंगे दैट इज फॉस्फोराइलेशन। अब पर्टिकुलर जिसको भी उनको अटैक करना, क्लियर, ट्रिगर करने के लिए, मतलब उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन ब्रॉडली फॉस्फोराइलेशन मेथड। तो एक टर्म बस याद रखना है, फॉस्फोराइलेशन। कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस से CDK एंड साइक्लिन चेक करने के बाद अरेस्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं चेक पॉइंट को, दैट इज फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। क्लियर? that activates or inactivates target protein to perform coordinated entry into the next phase of the cell cycle। ठीक है, एक जो पाथवे है, पाथवे के बीच में चेक पॉइंट है, इससे आगे जाना है या नहीं वो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन करके वो आगे ट्रिगर करा दे। इज इट क्लियर? एक्टिवली आगे जाना है तो फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवली आगे मिल, नहीं सही हुआ है, इनएक्टिवेट करना है उसको, फॉस्फोराइलेशन करके उसको डिग्रेड करने के मैकेनिज्म में डाल। क्लियर? और इटसेल्फ ये बड़ी फिनोमिना होती है, मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें। CDK आर ऑफ 7 टाइप्स। अब एक चीज ये ध्यान में रखोगे, कुछ नहीं है, CDK 1 to 7 7 तरीके के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तुम्हें बस इतना याद है। क्लियर? इन ईस्ट जिसपे स्टडी कर रहे थे, CDK 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। iOS मिस्टेक है टाइपिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट में अगर पूछता है कि विच CDK इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, बट ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो पहले एम्स और जिपमर में पूछी गई है, इनको आप रिकॉल कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख के वहां से, किसी का मूड सनका हुआ है, घर से लड़ाई झगड़ा करके आया, तो टफ टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके भेज देगा, उन टफ क्वेश्चन में ये आ जाएंगे। तो in East, CDK1 is very important. In majority of animals, CDK1 and CDK2। अब देखो प्रायोरिटी ईस्ट के केस में CDK1 को देना है, और एक जनरल बात आ गई कि मैक्सिमम एनिमल्स के केस में CDK1 और 2
मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो चेकिंग करने में जिनको हायर अथॉरिटीज मिली हुई, जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन से? सीडीके 1 और सीडीके 2। नाउ एनिमल्स हो गया, ईस्ट हो गया। बैक्टीरिया की कोई बात नहीं होगी क्योंकि दैट इज प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में नेक्स्ट जो अपनी बात किए बिना तो हम पीछे हटते नहीं है, तो मैमल्स में हम आते हैं। ठीक है, तो मैमल्स में क्या है? सीडीके 1, 2, 3, 4 एंड 6 आर इम्पोर्टेंट, मतलब किसको छोड़ देना है आपको? 5 को और 7 को। ठीक है, लेस इम्पोर्टेंस। और ये रिसेंट की स्टडी है और ये कैंसर स्टडी से रिलेटेड है। और आपको एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें कैंसर आपको पढ़ना है 12th में। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि मैडम एक्स्ट्रा क्या ही बता रही, जस्ट नोट इट डाउन। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो आपको करना है। तो ये रिसेंट के नोबेल प्राइज वगैरह वो लिस्ट में दूंगी सेल साइकिल के कंप्लीट होने पे। रिसेंट के जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं वो इस फील्ड में मिल रहा है क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू कैंसर थेरेपी। तो इन सबको नोट डाउन करके रखें। इन mammals CDK 1, 2, 3, 4 and 6 आर important. साइक्लिन CDK कितने हो गए? 7 टाइप के। साइक्लिन बहुत सिंपल है, 3 टाइप्स की कैटेगरी है इनकी। माइटोटिक एम फेज में प्रेजेंट है तो माइटोटिक साइक्लिन हो गए। सिंथेसिस फेज में है एस साइक्लिन। जीवन फेज में है, गैप वन में फेज में प्रेजेंट जो साइक्लिन है उनको कलेक्टिवली क्या कह दिया? जीवन साइक्लिन। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, फाउंड इन एम फेज, फाउंड इन एस फेज, फाउंड इन जीवन फेज। अब कोई पूछ रहा है कि मेन साइक्लिन एम फेज के कौन से हैं? ऑप्शन में आ गया एस साइक्लिन, जीवन साइक्लिन, जी2 साइक्लिन और एम साइक्लिन। तो इजी आंसर है एम साइक्लिन। वहां पे आपको टाइप्स ध्यान में होना चाहिए। समझ में आया इसमें कोई इंफॉर्मेशन में जो डाउट हो? फॉस्फोराइलेशन जस्ट हम रिवाइज कराते रहे यहीं पे। फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीडीके और साइक्लिन के जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है, वो जो इंजन वाला फंक्शन हो रहा है, वो एक ब्रॉडली स्पेक्ट्रम में एक मैकेनिज्म है फॉस्फोराइलेशन। उससे वो या तो इनएक्टिवेट कर सकती है आगे जाने वाली प्रोसेस को, या तो एक्टिवेट कर सकती है। ठीक है, क्लियर? एक्टिवेट करने के लिए भी फॉस्फोराइलेशन, इनएक्टिवेट करने के लिए भी फॉस्फोराइलेशन। अब ऑब्वियसली यहाँ टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन होते होंगे, इसको आप हिडन रखो अपने दिमाग में। सीडीके है 7 टाइप्स के हैं, सीडीके 1 to 7। साइक्लिन 3 टाइप्स के हैं। साइक्लिन में 1 to 3 नहीं लिखना है आपको, एम एस और जीवन, जी2 नहीं है। क्लियर? एम एस और जीवन। क्लियर? S phase is induced by CDK2 and S phase cyclin। अब हम कह रहे थे कि CDK2 तो इम्पोर्टेंट है, 5 और 7 को छोड़ दिया जाए। अब जब जनरल बात कर रहे हैं तो मैमल्स की बात होगी या तो सॉरी, या तो ईस्ट की बात होगी क्योंकि जो स्टडी की गई थी वो ईस्ट पे की गई। ठीक है, तो एस फेज इज इंड्यूस्ड बाय, मतलब जो एस फेज का कंट्रोल है उसको कौन इंड्यूस कर रहा है? CDK2 और एस। क्लियर? ठीक है, एस फेज के साइकिल, बेटा बात बिल्कुल भी मत करो। जब तक आराम से बात करते हैं हम तब तक ही आराम करते हैं, अदरवाइज हम एक एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देंगे। बात बिल्कुल भी मत करो, खासकर बॉयज। बहुत डील किया है मैंने बदमाश बच्चों से, और मैं एक लेवल तक ही डील करती हूँ, उसके बाद मुझे ना प्रिंसिपल कभी समझा पाए ना डायरेक्टर समझा पाए ना पेरेंट्स समझा पाए। ये हम बहुत क्लियर बताते हैं बार बार तुम। तो इतना मत, वो कहते हैं ना कि आप बार बार हथौड़े से इतनी चोट मत दो कि मेरा वो रूप आ ऐसा। नहीं आता है वो, साल में 1-2 बार ही आता है। मैं नहीं लाना चाहती हूँ उसे, क्योंकि हर चीज मुझे सिंपल सी समझ में एक चीज आती है, मैंने लाइफ में भी एप्लीकेबल कर रखा है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम जा रहा है वो कभी हम कितना भी करोड़पति और अरबपति बन जाए, हम उस टाइम को नहीं खींच के वापस ला सकते। ठीक है, तो अगर मैं ये डांटने में टाइम ले जाऊंगी तो ये टाइम वेस्ट है एक तरीके से। तो जस्ट बात मत करो, क्लास अटेंड करना है करो, नहीं करना है डोर ओपन है, ना मुझसे पूछ के आने की जरूरत है ना मुझसे पूछ के जाने की जरूरत है। आराम से जा सकते हो क्लास के बाद, लेकिन बात मत करो। कोई भी बात, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है मेरे से डील करो। अभी राइट नाउ हम बैठे, जब हम 1 मिनट नहीं चुप हो रहे हैं तो तुम्हारे पास कहाँ से टाइम आ जा रहा है? तुम्हारे पास तो नई नई नॉलेज आ रही है सामने, उसमें तुम बात भी कर रहे हो, इट मीन्स कि वहां पे ध्यान नहीं है।
एस फेज इंड्यूस्ड बाय CDK2 एंड एस फेज। ध्यान से पढ़ोगे तो अभी के अभी 80% ऐसे ही प्रिपेयर हो जाता। एम फेज इंड्यूस्ड बाय CDK1 एंड माइटोटिक साइक्लिन। तो एम के लिए CDK1 ध्यान में रखो, छोटी सी टेबल बन जाएगी बेटा एक। CDK1 और माइटोटिक साइक्लिन में तो कुछ नोट करने वाला है ही नहीं, वो ऑलरेडी नेम इंडिकेट कर रहा है कि एम फेज में माइटोटिक साइक्लिन हो। द CDC25 जीन। अब देखो, जो जीन का तुम फुल फॉर्म उससे पूछ रहे हो, तो हर जीन का फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने रिसर्च की है, LMNA जीन को फाइंड आउट किया था जो प्रोजेरिया कर रहे, तो LMNA का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको लैमिन बोलते हैं। लैमिन प्रोटीन की सिंथेसिस से ये रिलेटेड। तो हर जीन रिलेटेड है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केस में, वो जो प्रोटीन को फॉर्म करता है, जिस एंजाइम को वो कोड कर रहा है, जिस कोड को कोड करता है, उसी के नाम की, उसी के अल्फाबेट को लेके उस जीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दीज आर रिलेटेड टू साइक्लिन CDK, दैट्स व्हाई इट इज CDC। दैट CDC25 जीन स्टिमुलेट, अब ये जीन का नाम है, ये पूरा नाम है, देखो। द CDC25 जीन स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। द एंट्री ऑफ सेल इनटू माइटोसिस। सारी प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ हो गया है। अब CDC25 जीन साइक्लिन और CDK को प्रोड्यूस करा के इसको स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम एम फेज में जाओ। इज इट क्लियर? समझ में आया? एम फेज के लिए स्टिमुलेट करने वाला एक एडिशनल, एक स्पेसिफिक जीन का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, CDC25 जीन। नेक्स्ट है V1, ये भी एक तरीके का CDC जीन है, इसको नाम दे दिया गया V1 जीन। क्लियर? इनिबिट द एंट्री ऑफ सेल इनटू माइटोसिस, ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये इनिबिट कर रहा है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन नोट डाउन रहेगी, 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको भी आ जाएगी। अब एक ये महान है जो कि हमें डेली कैंसर से बचाता है। हम सबके सेल में डेली ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है, डेली हम लोगों की कैंसरस सेल फॉर्म होती है, लेकिन उसको हमारा इम्यून सिस्टम डिजेनरेट कर देता है। ठीक है, कैंसर सेल क्या है? अनकंट्रोल डिवीजन। तो ऐसा अनकंट्रोल डिवीजन, यही साइक्लिन वाले कंपोनेंट में P53 जीन अगर म्यूटेंट हो गया और सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो डेली हर सेल ट्यूमर बनाएगी, डेली हर सेल कर रही है। लेकिन ये पूरा कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि जेनेटिक कंट्रोल यहाँ पे चल रहा है और इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और इम्यून सिस्टम इस पे अटैक कर देता है, ऑटोफेजी हो जाती है, वो सेल खत्म हो जाती है। इसलिए हर इंसान को कैंसर नहीं होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर कैंसरस सेल है, ऑन्कोजीन है जो कैंसर फॉर्म करता है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है जिसके कन्वर्जन से ऑन्कोजीन बनता है। ठीक है, तो आज एक बात ये जान लो कि हम सब की बॉडी में डेली कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो रही है और उसको इम्यून सिस्टम खत्म कर दे। डेली हम कई डिजीज से लड़ते हैं और इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देता है और हमें डिजीज होती नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या हम कहें वॉचमैन ऑफ जीनोम, और सिर्फ अगर हम तुम्हें P53 जीन का पाथवे ओपन कर दें यहाँ पे, तो उसमें इतने सारे एरोस तुम्हें देखेंगे, इतने सारे पाथवे दिखेंगे जो P53 कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से वो देखियो क्या, एसगार्ड वाला, आज ये 12th में भी यही एग्जाम्पल दिया। एसगार्ड का एक वो रहता है, वो थॉर की सीरीज वगैरह मार्वल में, एसगार्ड में वो स्वॉर्ड डालता है, क्या नाम है, हैमरडल, हैमडल, समथिंग लाइक दैट। तो एक वॉचमैन है उसका। ठीक है, एसगार्ड में कोई एंट्री नहीं कर सकता, एसगार्ड से कोई लॉकी के अलावा बाहर नहीं जा सकता, हिडन रास्ते से, इवन थॉर भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब P53 क्या है, जीनोम का वॉचमैन ऑफ जीनोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वॉचमैन ऑफ जीनोम, क्योंकि कैंसर डिजीज आगे पढ़नी है तो ध्यान में रखना है। जीनोम का वॉचमैन है, कई सारे पाथवे को ये देख रहा है। ठीक है, जैसे वो वहां से सबको देखता है, पूरी 9 रियासत की स्टोरी है, उन सबको वो देख सकता है। क्लियर? उसी तरीके से P53 कई सारे पाथवे को देख रहा है और इसको हम बोलते हैं वॉचमैन ऑफ जीनोम। The P53 gene is popularly known as tumor suppressing gene. यहाँ पे जो भी डैमेज हुआ, DNA सही से सिंथेसाइज नहीं हुआ, अनकंट्रोल डिवीजन में वो सेल न चली जाए, इसके कौन वॉच कर रहा है, P53 जीन। क्लियर? P53 प्रोटीन उससे सिंथेसाइज होता है, जीन फंक्शन नहीं करता है, जीन फंक्शन करता है बाय द फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। ठीक है, अपने को एक्सप्रेस करता है जब वो प्रोटीन के फॉर्म में, तब कोई एक्टिविटी कंट्रोल्ड होती है। क्लियर है? इट प्रोड्यूसेस P53 प्रोटीन। अब देखो, यहाँ जीन का नाम और प्रोटीन का नेम सेम है, यही हम बता रहे हैं, P53 जीन, P53 प्रोटीन।
Clear? This protein is known as watchman of genome because it responds to damaged DNA and abnormal DNA, and it arrests the cell cycle in case of any fault in DNA reported. It inhibits the carcinogenesis. Carcinogenesis वही repeated division, carcinoma को form करना, carcinogenesis. Genesis means कभी भी word genesis आएगा, it means synthesis. Spermatogenesis, sperm की synthesis, oogenesis, ovum की synthesis. Clear? In more than 50% of cancer, the p53 gene is mutated. अब बेचारा इसको जिसको काम करना है उसी को खराब कर, ठीक है, जो ये काम कर रहा है इसमें म्यूटेशन हो गया, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो गए, तो जब इसमें म्यूटेशन हो गया तो ऑब्वियसली ये वॉचमैन अब सही से काम नहीं कर रहा है, उस केस में कैंसरस ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, और वो कैंसरस ट्यूमर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, और हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। अब ट्यूमर जब फॉर्म हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा उससे, अभी तक इम्यून सिस्टम नहीं आया था, जेनेटिक लेवल पे चीजें चलती। p53 फेल हो गया, डिवीजन हाई हो गया, वहां नंबर ऑफ सेल डिवाइड कर रही है, जिसको रीड करेंगी वहां की मैक्रोफेजेस, वहां की लिम्फोसाइट सेल्स, और रीड करके उसको कार्सिनोजेनिक सेल बता देंगे कि ये बहुत तेज फास्ट ग्रो कर रही है और ये नियर बाय नॉर्मल सेल को डैमेज कर रही है। क्लियर? तो ऐसे केस में 53 जीन p53 जीन म्यूटेशन से ही 50% ऑफ कैंसर अराइज होता है, और ये इनिशियल स्टेज है, इसके बाद ट्यूमर आता है, ट्यूमर के बाद वो कन्वर्ट होता है कैंसर। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस नहीं होता है कैंसरस सेल में, माइटोटिक डिवीजन है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल अपने नंबर को बढ़ा रही है। इन कैंसर द सेल आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जेनेटिक कंट्रोल खो गया सेल का, ठीक है, ये वॉचमैन घायल है, खत्म हो गया खेल इसका, अब वहां पे डिवीजन हो रहा है, अब अटैक करने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम की सेल आएंगी, और ये भी होता रहता है बॉडी, ठीक है, इम्यून सेल आएंगी, वो जब अटैक कर लेती है, ट्यूमर वगैरह को खत्म कर देती है, तब तक आप कैंसर स्टेज में किसी की बॉडी नहीं जाती है, जब वो नहीं कर पाते, नहीं वर्क कर पाते, तब कैंसर सेल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले भी बताया, जो साइक्लिन सीडीकेज है या जो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, इनसी पे स्टडी चल रही है, इन्हीं पाथवेज पे स्टडी चल रही है, जो आपको ये एक ग्राफ, एक मैंने फ्लो दिखाया था ये वाला, ठीक है, इसमें देखो आप साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, सीडीके 2, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। अब ये डिवीजन है फिर, ठीक है, एस फेज के, जी फेज के और एम फेज के साइक्लिन को फिर से डिवाइड कर दिया, ए एंड बी, इन सबके टारगेट साइट पे वर्क चले, ताकि इस अनकंट्रोल डिवीजन को रोक दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाएगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नाउ एस फेज देयर इज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्योंकि खुद डीएनए क्या कर रहा है, अपने को डुप्लीकेट कर रहा है, तो जब डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है तो वहां पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है, डीएनए खुद की कॉपी बनाने में लगा हुआ है, आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी एस फेज में, बहुत सीली सा मिस्टेक होता है यहाँ, आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी, सिर्फ एस फेज में डीएनए सिंथेसिस। क्लियर? ग्रोथ फेज में हो सकती है, ग्रोथ फेज में ट्रांसलेशन चलेगा, तभी वहां पे एंजाइम और प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट डीएनए पॉलीमरेज का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए से ही प्रोड्यूस होगा। ग्रोथ फेज में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा पूरा चल रहा है, लेकिन एस फेज में आरएनए की सिंथेसिस नहीं, क्योंकि डीएनए खुद इंगेज हो गया अपने आप को डुप्लीकेट करने। इज इट क्लियर? ठीक, the cell undergoes in division when karyoplasmic index is disturbed. What is karyoplasmic index? बताओ, फटाफट बताओ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? न्यूक्लियोप्लास्ट, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट का जो रेशियो है वही है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, न्यूक्लियोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट का रेशियो। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा तभी तो सेल डिवाइड करने जा रही है ना, रेप्लिकेट हो गया तो डिस्टर्ब होगा। इन एस फेज द 2C डीएनए बिकम्स 4C। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इनको अच्छे से सुनो। एन हैप्लॉइड, एन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है, सी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, लिख लेना सब लोग इसको, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए, बेसिकली लिखो अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है,
2C 2N, ठीक है, यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी लगती है। अब 4C आ गया, दैट डजेंट मीन कि 4N, यहां गलती होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए हैप्लॉइड में हाफ है, अमाउंट ऑफ डीएनए डिप्लॉइड में ऑब्वियसली डबल हो चुका है, अमाउंट ऑफ डीएनए टेट्राप्लॉइड ही नहीं आई है, ठीक है, डीएनए डबल हो चुका है, डीएनए ने सिंथेसिस की है, तो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए बढ़ गया, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा है, क्लियर ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2C डीएनए बिकम्स 4C, किस केस में होगा, एस फेज में। अगेन आई रिपीट, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ह्यूमन के केस में वो क्या है, माइटोटिक डिवीजन, देखो हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन कर सकती है, किस केस में, प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, किस केस में, हैप्लॉइड सेल माइटोटिक डिवीजन किस केस में कर सकती है, प्लांट या एनिमल, सोचो थोड़ा सा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट याद करो, क्या बता रखा है मैंने वहां पे, हैप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी, प्लांट नेचर हैप्लॉइड है, डोमिनेटिंग फेज हैप्लॉन्टिक है, डोमिनेटिंग फेज डिप्लॉन्टिक है, बताया है ना। तो हैप्लॉन्टिक डोमिनेंट फेज है, इट मीन्स कि वहां गैमेट नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड है, क्या बोलेंगे उसको, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, सुने सुने वर्ड तो लग रहे हैं ना, पढ़ा हुआ चीज लग रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो उस केस में जब आपकी गैमेटोफाइट बॉडी होती है हैप्लॉइड, S2N G N, ठीक है, गैमेटोफाइट जो है बॉडी वो होगी हैप्लॉइड, अब किस में होगी, एल्गी, एल्गी फंजाई, फंजाई को छोड़ दो, एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, कहाँ पे होगी, किसमें, फ्यूनेरिया इज व्हाट, एल्गी या ब्रायोफाइटा, और कहाँ, पूरे के पूरे फाइलम के बारे में बता दो भैया। हैप्लॉन्टिक मतलब एल्गी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, डिप्लॉन्टिक मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें एंजियोस्पर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो जब आपकी बॉडी, आप प्लांट बॉडी की बात कर रहे हो कि वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, इट मीन्स कि वो सिंगल सेल गैमेट नहीं है, ठीक है, तो वहां गैमेट सिंगल सेल एन बनने के बाद उसने माइटोटिक डिवाइड किया होगा, तभी तो वो बल्क हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, स्पोर बना एन, ठीक है, स्पोर बनने के बाद ये किस डिवीजन में गया, माइटोटिक डिवीजन में गया, वहां पे भी ये सब खूब समझाती थी मैं, फिर से मुझे वहीं ले जा रहा हूँ, माइटोटिक डिवीजन करेगा तभी तो ये एन 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 पूरा एक मल्टी सेलुलर बनता जा रहा है। उस केस में क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल माइटोटिक डिवीजन कर ले। अब कभी स्पर्म को डिवाइड करने की बात सुनी है क्या, ओवम को डिवाइड करने की बात सुनी है क्या, ओवम और स्पर्म दोनों एन है, एनिमल के केस में, हैप्लॉइड केस में डिवीजन नहीं होता है, ना माइटोटिक डिवीजन ना मियोसिस डिवीजन, हैप्लॉइडी रिजल्टेंट है एनिमल के केस में मियोटिक डिवीजन की, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप एट द एंड प्रोडक्ट हैप्लॉइड स्पर्म या ओवम बना है, अब ये फ्यूज करेंगे, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म पढ़ाया बेटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ाया है, पॉलिनेशन पढ़ाया है, फ्यूजन पढ़ाया है, पूरा एक रिप्रोडक्शन खत्म हो रखा है, फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, N+N मिलके फिर से रीस्टोर करेंगे 2N को, और 2N जाएगा माइटोटिक डिवीजन, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जाइगोट, एम्ब्रियो और एक पूरी की पूरी बॉडी, चाहे प्लांट बॉडी, चाहे ह्यूमन बॉडी, चाहे एनिमल बॉडी, वो फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे N के केस में कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ, क्लियर, यहाँ पे ना आप इसको 2N बोल सकते हो, ना इसको 4N बोलोगे, कुछ भी नहीं बोल रहे, N सिर्फ सिंपली फ्यूज किया है और 2N को उसने वापस से अचीव किया है, क्योंकि ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन जो बॉडी है ये डिप्लॉयड सेल की बनी हुई बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एज अ रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जर्माइनल लेयर, जर्माइनल सेल ही सिर्फ हैप्लॉइड है, क्लियर, और वो कोई डिवीजन नहीं करती, वो फ्यूजन करती, ठीक, वापस आते हैं, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम ये पॉइंट बार बार रिकॉल करते हैं। इन एस फेज द 2C डीएनए
क्योंकि वो क्या थी, हम किस में डिवीजन देख रहे हैं अभी, माइटोटिक सेल में। तो माइटोटिक सेल में कितना अमाउंट होगा, 2n। 2n मतलब 2c। इज इट क्लियर? 2c डीएनए डुप्लीकेट कर गई, डबल हो गई, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए कि ये 4c में चली गई। क्रोमोसोम नंबर वही है, अब क्रोमोसोम नंबर वही है, लेकिन हर थ्रेड अपने को डबल कर चुका है, तभी तो वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब कर दिया। अब वो डिवीजन में जाएगा। मैंने बोला अगर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर गया तो हर एक सेल अब आगे की तरफ सिर्फ डिवाइड करना है, एम फेज में ही जाएगी, कोई रिवर्सिबल इसमें नहीं हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई थी बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो इन एस फेज द 2c डीएनए बिकम्स 4c। लेटेस्ट रिसर्चेस शो दैट द ड्यू टू हाइड्रेशन, अब ध्यान से सुनना भैया हर एक पॉइंट। हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड होना, हाइड्रेशन। ठीक है, अब इसको सोचो, तुमने एक टब में एक प्रॉपर कोई यूटेंसिल लिया है, उसमें कुछ धागे वगैरह रखे थे, उन धागे को समझ लो डीएनए। ठीक है, अब वाटर ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, वो डीएनए फ्री होते जाए। ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जितना वाटर उतना ज्यादा वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से सेल में क्या है, हाइड्रेशन, वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है। ये स्टेप समझ में आया? लेटेस्ट रिसर्चेस शोज दैट ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है। क्लियर? बस इतनी सी बात अभी समझो। द क्रोमोसोम बिकम्स इनविजिबल इन इंटरफेस। अब इससे क्या होगा, आप क्रोमोसोम को देख कैसे रहे थे, माइक्रोस्कोप यूज करके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके। ठीक है, उस सेल के अंदर कंटेंट वाटर बढ़ गया है, अब वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसकी ओपेसिटी जो वो दिख रहा था, जिस तरीके से वो दिख रहा था, वो कम हो गई, तो वो इनविजिबल हो जाए। क्लियर? समझ में आया? जैसे जस्ट सपोज कि तुम एक टब कम पानी में और तुमने 100 थ्रेड डाल रखे थे, वो तुम्हें इजिली दिख रहा है, इजिली तुम कंपैरेटिवली, चलो 10 थ्रेड डाल देते हैं, 10 थ्रेड तुम्हें इजिली दिख रहे हैं। अब तुम फैलाते जा रहे हो, एरिया बढ़ा दिया तुमने, पानी ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें तुम उन 10 थ्रेड को ढूंढोगे, क्योंकि वो थ्रेड है इसलिए तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो माइक्रोस्कोप से लाइट जा रही है और सेल में देख रही है, ठीक है, उसकी वजह से वो नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी चीज है, हाइड्रेशन, ड्यू टू हाइड्रेशन, क्योंकि वहां पे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, क्रोमोसोम्स बिकम इनविजिबल इन इंटरफेस। अगेन ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। क्रोमोसोम बिकम्स इनविजिबल इन इंटरफेस ड्यू टू डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर कम होता गया। द क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल, किस फेज में, एम फेज में। तो जो भी एनालिसिस होती है कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ये सब आप कभी ऐसे नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते हो जब तक कि सेल डिवीजन में ना आ जाए, जब तक कि क्रोमोसोम कंडेंस ना हो जाए, जब तक कि मेटाफेज और एनाफेज ना आ जाए, तब तक आप प्रोफेज में भी क्रोमोसोम नंबर नहीं काउंट कर सकते, और ऐसे रेप्लिकेशन वगैरह के टाइम में तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। जस्ट एज्यूम बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं बताता ना, हमें भी कोई नहीं बताया। ठीक है, हमें, हम रो देते थे मियोसिस माइटोसिस पढ़ने में, ना हमारे टीचर को आता था ना हमें कोई बताता था ये सब चीजें, हमें तो बहुत बाद में ये सब चीजें की। इस तरीके से प्रेजेंट है। क्रोमोसोम होता क्या है यही नहीं क्लियर हो पाया, तो पूरी क्लास खत्म हो गई, पूरा डिग्री मिल गया। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, दीज आर द थ्रेड्स, जब तक ये फंक्शनल है, थ्रेड के फॉर्म में आपके सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सेम वे में जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इस पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, या आप इस टाइम में अगर मैं छोटी छोटी लाइनें लिख दूं तो इस टाइम इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको अगर हमने कंडेंस कर दिया और हम बोले कि पढ़ के दिखाओ, तो इसके अंदर हिडन चली गई है कुछ इन्फॉर्मेशन, नहीं पढ़ सकते। तो जब तक एक सेल ग्रो कर रही है, फंक्शन कर रही है, मेटाबॉलिक एक्टिव कर रही है, वहां डीएनए सब खुले हुए हैं, कोई क्रोमोसोम नहीं है वहां, क्रोमेटिन के थ्रेड है। ठीक है, तो ये थ्रेड हो गए सेल में, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से थ्रेड फैले हुए हैं। अब हाइड्रेशन होगा, ये थ्रेड दिखना बंद। ठीक है, डिहाइड्रेशन हुआ, ये थ्रेड दिखने स्टार्ट हो जाए, उसमें वाटर इसको गायब नहीं कर रहा है, और सेम वे में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका दिखना बंद हो जाता है।